In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। ये डेरिवेशन भी आपने करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसे ही सुन लें। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये है, किसी भी बॉडी पे जो आप वर्क डन करते हैं वो बराबर होता है उस बॉडी के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क डन करते हैं ना, वो वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डेड बॉडी जिस पे आप काम कर रहे हैं। मज़ीद डेफिनेशन को वाज़ेह करके कुछ यूँ लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नेट वर्क डन, टोटल जो वर्क डन है ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी से मुराद ये है कि बॉडी की एक शुरू में एनर्जी होती है, एक बाद की एनर्जी होती है, दोनों का जो चेंज है वो बराबर आएगा उस पर जितना आप वर्क डन करते हैं। क्लियर है बात। मज़ीद इस बात की वजाहत के लिए हमने एक छोटी सी डेरिवेशन भी करनी है। अच्छा देखो, टोटल जो वर्क डन है वो बराबर है चेंज इन, यानी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उससे आप माइनस करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, इसी को कहा जाता है चेंज इन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और डब्ल्यू नेट वर्क डन है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी मज़ीद वजाहत हम यूँ कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे आप जब वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। फिर जब हम जो है ना इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस इस वजह से क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। फिर आपको पता है कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पर फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से, एफ और एस की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो रहता है। जब एंगल ज़ीरो होगा कॉस 0 1 के बराबर होगा, W इज इक्वल टू एफ एस। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर एफ की वैल्यू पुट करनी है और एस की वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम है, और एस की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। काइंडली इसको सुने, ठीक है। अच्छा, बाकी बातें बाद में करें, सुने। तो 2as इज इक्वल टू वेव स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये आपको पता थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हमने एस, क्योंकि हमें एस चाहिए ना, यहाँ पे एफ और एस, एफ तो मिल गया न्यूटन के सेकंड लॉ से, एस चाहिए तो एस यहाँ से अलग करना होगा, 2a को नीचे भेजना होगा, भेज दिया। फिर ये कि वी एफ, जैसे कि आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हम v1 के बराबर कंसीडर करेंगे, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो हम v2 के बराबर कंसीडर करेंगे। मैंने फाइनल वेलोसिटी v2 की स्क्वायर कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी v1 के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब दोनों की वैल्यूज़ को, s की वैल्यू ये और f की वैल्यू ये, दोनों को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया। f की जगह पे ma पुट कर दिया, s की जगह पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a कर दिया। a से यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल और हो गए, बचा क्या, m अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ, 2 नीचे रख दिया। अब 2 इसके साथ भी लिखो, इसके साथ भी लिखो, दोनों एलसीएम तोड़ के लिख दिया, और 1/2 mv स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 की फॉर्म में, 2 को साइड में निकाल के 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब आप बेहतर जानते हैं ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। ये याद रखो, इस चैप्टर में भी एग्ज़ाम में पूछे जाए, मैं बोल रहा हूँ ये बात सुन लो, एग्ज़ाम में इसकी डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। वैसे ये 9 लेवल का है ये, लेकिन एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में ये वाली डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो v2 जहाँ आया है हमें पता है वो फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन गई। v1 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो इनिशियल, तो ये इनिशियल,
तो काइनेटिक फाइनल से काइनेटिक एनर्जी फाइनल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, या नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है बात? आइए स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अमेन पहला न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। मेरी कोशिश है कि न्यूमेरिकल्स को 3 क्लासेस के अंदर वाइंड अप करें, एक आज की क्लास, एक कल, एक परसों की क्लास, ठीक है। और मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, मंडे को इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। हाँ, अमेन पुल्स ए ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक बंदा ट्रॉली को पुल कर रहा है, कितने डिस्टेंस इन्होंने डेटा बनाए डायरेक्ट, एक ट्रॉली को पुल करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10 मीटर, ठीक है। ये आ रहे हैं और फोर्स उस पे लगा 50 भाई। अप्लाइंग फोर्स कितना है? 50 न्यूटन विद एन एंगल थीटा कितना है? 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ इसके जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। वर्क डन आपने मालूम करना है, इंतहाई आसान है, ठीक है। W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। F की वैल्यू क्या है? 50 मल्टीप्लाई S की वैल्यू क्या है? 10। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस 60 है, कैलकुलेटर से मालूम करो। 500 ना? कॉस 60 चेक करें कितना आ रहा है। अच्छा 500, कॉस 60 की वैल्यू आ रही है क्या? 0.5 250 ना? 0.5। वर्क डन आया 250 न्यूटन, ठीक है। 100 डेटा इसका यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। 100 kg में सब पे लॉन्ग हाइट ऑफ स्टेयर, एक स्टेयर है ऊपर यूँ ना, वो जा रहे हो जंपिंग करते हुए इतने सेकंड में। बंदे का मास कितना है? 100 kg, ठीक है। बंदे का मास कितना है? 100 kg। लॉन्ग हाइट स्टेयर्स ऑफ टाइम गिवन है कितना? द वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर इज 10 मीटर, h गिवन है कितना है? 10 मीटर। कैलकुलेट इस पावर मालूम करना है। देखो तरतीब से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़रा इसको ध्यान दे दें, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो। पावर कैन बी डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे वर्क डन जो है ना, आपको पता है वर्क डन का क्या फार्मूला है? P इज इक्वल टू, अगर मैं वर्क डन की जगह पे F डॉट एस आवर T लिखूँ तो है किसी का एतराज़? नहीं है सर, आपने W की जगह पे एफ एस पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख लिया आपने आवर T, अब यहाँ पे मसला ये फोर्स तो है ही नहीं, तो हमारे लिए फोर्स की जगह पे यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? W, वेट, उस बंदे का वेट। जाहिर है उसको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसका वेट है। ऊपर की तरफ हाइट की तरफ लेते हुए उस बंदे को जो 100 kg का है, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? फोर्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि ज़मीन की ग्रेविटी से वो अपने आप को ओवरकम करे। कौन सा वाला? ये H है ना? आई बात समझ में? क्या समझा रहा हूँ, उसमें समझ में आ रहा है? वो अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए। वो कितना फोर्स लगानी पड़ेगी? जितना उसका वेट है। वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर जाएगा ना। तो अब वेट की जगह पे हम वेट W आपको पता है किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो मैं W की जगह पे mg और s की जगह पे यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ? h, क्योंकि वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाई t। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं। m की वैल्यू कितना है? 100
मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितना है 10 या 9.8 पुट करें आप, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 9.8। अब कैलकुलेटर ज़रा करेगा इसको, पावर आ जाएगा वाट में बोले G2 लगाया आपने। हाँ अच्छा, तो डब्ल्यू वेट एम जी के बराबर है ना, और एस की जगह पे एच सही है, सही है। 1000 आ गया डिवाइड करने से, ये आ गया जी 1000 वॉट। बुक में आंसर चेक करो, यही है ना, यही होना चाहिए भाई, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता वाला। यही तो ना, इधर गौर से देखें ना, W की जगह पे वर्क डन है ना, W वर्क डन FS के बराबर है यहाँ पे। वैसे FS cos थीटा होता है, अब चूँकि वर्टिकल हाइट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हमने नहीं लिखा, अंडरस्टूड बात की है। तो FS यहाँ पे फोर्स चूँकि नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये है कि उसने उतनी फोर्स लगाए होंगे जितना उसका वेट है, तो उसके वेट लिख लिया, वेट की जगह पे mg लिख लिया और वैल्यूज पुट किया। 1000 वॉट है ना? हाँ 1000 वॉट्स आ पावर मालूम करना। पावर मालूम करो, 0। थोड़ा सा इस साइड पे करो यार। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इट राइजेस टू ए हाइट h, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो h है, एक हाइट h पे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। हाउ हाइट इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h, इन टर्म्स ऑफ h। आपने देखो डेटा देखो, बहुत खूबसूरत बात है ये, मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। हाउ हाइट इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ h, आपने यहाँ पे h मालूम करने हैं, वैसे हाइट कितना है, देखो डेटा कुछ इस तरह बनाओ, इसकी जो हाइट है ना वो बराबर है h के, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, लेकिन आपने h कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने अलग करने के लिए h1 इसको h2 भी लिख सकते हैं आप, इन टर्म ऑफ h, इसी h में मालूम करेंगे ये, इसी इन टर्म ऑफ h में। भाई समझ में नहीं आई, नहीं समझ में नहीं आया सही से, जब तक ये पूरा ना करे। व्हेन इट हैज़ लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, कंसिडर करें पॉइंट, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। पॉइंट B तक जाने के लिए फर्ज करें, इसने कंसिडर करें पॉइंट B पे अपना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, पॉइंट B पे इसका 1/3 एनर्जी क्या हुआ, लॉस्ट हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है वो K ही है, लेकिन पॉइंट B पे 8 पॉइंट B, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझो। 8 पॉइंट B पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, यानी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी के ई लिखें, लेकिन अभी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंट बी पे होंगे वो किसके बराबर है, ओरिजिनल के 1/3 के बराबर है। ये काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल उसके 1/3 के बराबर है, कहाँ पे, पॉइंट बी पे हमने कंसिडर किया, तो हमने इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर भी बार लगाया, ठीक है। अभी तक कोई किसी नतीजे पर हम नहीं पहुँचे, बहरहाल डेटा तो हमने बना लिया, इसका डेटा हमने बना लिया। पता है आपसे क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया, कितने हाइट पे, पॉइंट ए से लेके सी तक h हाइट पे। वो लोग पता है क्या बोल रहे हैं, इसका 1/3 काइनेटिक एनर्जी किस हाइट पे कंज्यूम होगा, यानी ये h में से, h के कौन से पॉइंट पे इसका 1/3 काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक 3 जूल काइनेटिक एनर्जी इसने ख़त्म होना है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिसमें 3 में से एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है, वो इस हाइट का कौन सा पॉइंट है। तो मैंने इस पॉइंट को तो कंसिडर किया, बी पॉइंट पे इसके 1/3 हो रहे हैं, तो हम इसको न्यूमेरिकली कैसे प्रूफ करेंगे, और से देखिएगा। अच्छा, टोटल हाइट h है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, परसों जब हमने आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा रहा था, तो जहाँ भी देखें एनर्जी mgh के बराबर आ रहे थे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी देखे चाहे काइनेटिक एनर्जी देखे, किसके बराबर आ रहे थे, mgh। यही हो रहा था ना, किसी भी पाथ पे अगर आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, mgh के बराबर है। अगर हम इसकी बात करें, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा कंडीशन है ये वाला, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी है 1/3। अच्छा, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर यूं करूं, काइनेटिक एनर्जी ये वाला mgh की बार, ठीक है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह पे मैं पुट करूं mgh,
ठीक है, यहाँ से mg और यहाँ से mg कैंसिल हो गए। जो हाइट ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट h बार, पॉइंट B तक का हाइट कितना h बार या h कंप्लीमेंट, तो 1/3 हाइट। भाई ये आंसर है, लेकिन इसको समझना है, इसको न्यूमेरिकली समझना है। ये बेक हटाओ यार, आंसर आ गया हमारे पास, लेकिन न्यूमेरिकली समझो इसको। 2 मिनट के लिए बेक हटाओ, ये समझाता हूँ। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का। देखो भाई एक हाइट है इतना सा, एक बॉडी यहाँ से लेके यहाँ जाने तक 3 जूल काइनेटिक एनर्जी खा जाते हैं आराम से। काइनेटिक एनर्जी 3 जूल के बराबर। आपसे पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 1 जूल कहाँ से खाएंगे, मैं इसे बता रहा हूँ। ये कंडीशन तो ये है, मैं इसे 1 जूल कहाँ तक ख़त्म होगा, किस हाइट तक ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हमारे आंसर के मुताबिक उसका जो 1 जूल जो ख़त्म होगा ना, इस पूरे हाइट के तीसरा जो हिस्सा है, यानी पहले पार्ट पे ही ख़त्म होगा। 1/3 हाइट पे ही ख़त्म होगा। 1/3 काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ख़त्म होंगे, 1/3 हाइट पे ख़त्म होंगे। 1/3 से मुराद इस पूरे रास्ते को टोटल 3 मीटर आपके पास हाइट है, तो 1 मीटर पे 1 का जो है ना जूल काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे। 1/3 का मतलब ये है टोटल। हाँ, तीसरे पॉइंट पे 1/3 का मतलब एक 3 मीटर का एक हाइट है। 3 में से 1 मीटर 1/3 कहलाएगा। 3 में से 1 मीटर 1/3 कहलाएगा। आपसे पूछ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी 4 मीटर है तो 1/4 कहलाएगा, 5 हो तो 1/5। ठीक है, तो ये सीन है। तो वाला दोबारा आप इसको रीड करें ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन तो हमें यही नतीजा निकला कि वो किस पे 1/3 ऑफ हाइट पे, अगर उसका हाइट 3 मीटर है तो 1 मीटर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/3 ख़त्म हो जाएंगी। तो ये टेक्निकल का प्रॉब्लम था। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इसको याद रखेंगे। बुक में भी आंसर यही है, तो हमारा भी आंसर सही आया। हम आगे बताओ।